साफ लिखा है 49.99, 44.99। अगर ऐसा कुछ है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। कि जब आप फॉर्म भर दोगे, पैसा भी दे दिया, और माना कि अगर जैसे आवेदन पत्र जो है वो प्रिंट जो नहीं निकल रही है, रीजन क्या है? आप सोचो हेल्पलाइन नंबर कितने बिजी होते हैं, अपन फोन करते रहते हैं, ना तो आधी बार उठाते हैं, ना आधी बार तो लगता ही नहीं है। तो अब है इसमें सिलेबस, कि सिलेबस में क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में क्या रहेगा? पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा है। परीक्षा जो होगी उसका पाठ्यक्रम, मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या रहेगा, वो ये है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आया हूं आपके सामने बीएसटीसी प्री डीएलएड 2022 का नोटिफिकेशन, राजस्थान में जो बीएसटीसी है उसके लिए। तो इसका नोटिफिकेशन में क्या आया है, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एग्जाम में सिलेबस क्या रहने वाला है, पात्रता क्या रहने वाली है, आपकी फीस कितनी रहने वाली है, फॉर्म फीस जो है, फोटो कैसे क्या लगाना है, हर एक चीज आपको पूरी बताने वाला हूं। और दूसरा ये, मैं अपना खुद का फॉर्म भर के भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन सेकंड वीडियो में। ये पहला वीडियो पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूं, और सेकंड वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा कहां गलती होगी और कहां गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो शुरू करता हूं नोटिफिकेशन में क्या आया है। तो देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से। तो और यहां पर देखो, जो बच्चे अगर नेट पे सर्च कर रहे हैं प्री डीएलएड या बीएसटीसी, और उन्हें अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आपके मैं बता दूं, इसका नोटिफिकेशन बीएसटीसी 2022 है उससे लिखने से नहीं आएगा। इसकी जो साइट है, इन्होंने हर साल जो है एसटीसी वाले क्या करते हैं, अपने नई साइट बनाते हैं, और उस साइट पे ये फॉर्म वगैरह सब कुछ देते हैं। तो देखो, इसकी नई जो वेबसाइट है वो ये है, क्या लिखा हुआ है, पंजीयक PreDLED.in। ठीक है, तो पंजीयक नाम से ये लिखना आप, उससे आपको नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है उससे बात करते हैं। तो पात्रता, ऑनलाइन, ये सब इन्होंने पेज संख्या दी है, पेज संख्या से आगे बढ़ते हैं और पहला पेज यहां से शुरू करते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है उस पर आते हैं। शिक्षा निदेशालय परिसर लालगढ़ बीकानेर, वहां से ये निकली है वैकेंसी आपकी, और वैकेंसी निकली है जस्ट 18 तारीख को। 18 तारीख को उन्होंने बोला था कि 19 से हम फॉर्म शुरू कर देंगे, और मैंने आपको लिए सबसे पहले ये वीडियो बना दिया है कि आपको कहां कहां गलती नहीं हो। सबसे पहला पॉइंट है वो रहेगा, कुछ स्टूडेंट की गलती, गलतफहमी, वो रहेगी तारीख। कुछ बच्चे क्या समझेंगे, सर हमारे 31 तारीख लास्ट डेट है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहां दिया है साफ साफ, ऑनलाइन आवेदन जो करोगे वो आपका 19 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, मतलब आज से 19 अगस्त से स्टार्ट हो गया। फिर परीक्षा शुल्क और जमा कराने की अंतिम तिथि, परीक्षा शुल्क जमा नहीं कराओगे तो कुछ भी नहीं होगा आगे। तो परीक्षा शुल्क जमा कराने की तारीख 30 तारीख है, 31 नहीं है। ठीक है, और आवेदन, तो परीक्षा शुल्क पहले करने के बाद आवेदन सबमिट आप कर सकते हो 31 तारीख तक। तो ध्यान रखना, एक तरह से देखा जाए तो अपनी जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख ही मान के चलो आप, क्योंकि 30 तारीख तक, 31 को तो सर्वर बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि सब लोग भीड़ भरेंगे एक साथ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, टाइम पे फॉर्म भरना है। कैसे भरना है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी चिंता मत करना। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है पात्रता, कि पात्रता क्या रहने वाली है। तो पात्रता में सीधा सा पॉइंट आपको मैं समझा देता हूं, ताकि आपको ज्यादा हेडेक नहीं लगे किसको क्या है। सीधा सा पॉइंट है, पात्रता में शैक्षणिक योग्यता जो लिखा है उसमें ये जानना कि इसमें जो वर्ग है कौन सा, जनरल वर्ग, सामान्य वर्ग को लाने हैं 50%, किसके अंदर, 12वीं में। ठीक है, जिन्होंने 12वीं की है और जिनकी 12वीं चल रही है अभी, फॉर्म दोनों भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो वैसे देखो अगस्त सितंबर तक अपन पहुंच चुके हैं, तो सबका ऑब्वियस सी बात है 12वीं का रिजल्ट आ ही चुका होगा। तो 12वीं में सबके कितने होने, जनरल वालों के, जनरल के कितने होने चाहिए, 50%। बाकी सबके जो है वो कितना है, 45%। आपको अलग अलग कैटेगरी नहीं भी बताऊं तो भी समझ जाना आप कैसे, क्योंकि यहां पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, SC ST के 45%, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC EWS कोई भी है उन सब के 45%, दिव्यांग है, दिव्यांग में कैटेगरी है 40% या 40% से अधिक अगर दिव्यांग है कोई, तो उसको कितने लाने हैं, 45%। लेकिन इन सब का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे सामान्य वर्ग की विधवा, तो जनरल में जो है, जो विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन सब के कितने होने चाहिए, 45%। तो सीधा सा मामला है कि जनरल में अगर कोई है तो 50, बाकी सबके कितने हैं, 45%, और जनरल की विडो वगैरह कोई है तो उनके है 45। क्लियर, चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आगे है वांछित न्यूनतम प्राप्त परीक्षा प्रतिशत जो है। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरे बस ये देखो 49.9 तो हो ही गया है, तो 49.9 हो गया है तो सर वो 50 के बराबर ही तो हुआ। तो भाइयों और बहनों, आप एक चीज जानना
ये लगभग आप कह सकते हो 50% बोलने में, लेकिन अगर एग्जाम में आप फॉर्म भर रहे हो और आपके अगर 49.99 भी है, साफ लिखा है 49.99, 44.99, अगर ऐसा कुछ है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो जो जनरल वाले हैं आपको कितना लाना है 50%, मतलब पूरे 50%, 49.9 पे भी वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड, जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं आपको लाने हैं पूरे 45%, अगर 44.99 भी हुआ तो भी वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना इसमें। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर साफ लिखा है जो अभी 12वीं में बैठे हुए हैं, तो अभी देखो एग्जाम काफी लेट हो गया है, तो 12वीं का रिजल्ट आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जिनका नहीं भी आया है तो जब काउंसलिंग होगी, ध्यान रखना काउंसलिंग कब होती है, जब परीक्षा में आप पास हो जाओगे फिर काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको रिजल्ट शो करना पड़ेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और अगला पॉइंट जो है वो पॉइंट देखो आप क्या लिखा है, आवेदक की आयु 1 जुलाई 2022 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो, तो 1 जुलाई 2022 को 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है कि जो विधवा है, जो तलाकशुदा है, जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनके लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है, वो आप किसी भी एज में दे सकते हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग जो है इसमें MBC, EWS, और महिलाओं के लिए ये पॉइंट ध्यान, खास महिलाओं के लिए यहां पर राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान और नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दे होगी। जो रिजर्वेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग जो एज का रिजर्वेशन आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा आगे, तो यहां से जो भी आपकी आयु में छूट होगी वो नियमानुसार जो भी होगी वो आपको मिलेगी। तो यहां से जनरल को इसमें नहीं दे रखा है, बाकी सबका दे रखा है साफ साफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा है, आरक्षण। प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा, तो जो भी आरक्षण है वो क्या है, वो सब आपको राज्य सरकार के जो भी नियम है, जो आप सब जानते ही हो किसको कितना है, वो मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया कि आवेदन प्रक्रिया कैसे क्या होगी। आवेदन आपको जाना है कहां पर, पंजीयक pre-DLED.in, ठीक है, वहां जाके आपको आवेदन करना है, और वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और अब है आवेदन शुल्क। तो यहां पर आवेदन शुल्क कितना क्या है तो समझना, जो लोग DLED सामान्य या का मतलब है DLED संस्कृत, सिंगल किसी एक में, या तो आप सामान्य में भर रहे हो या फिर संस्कृत में भर रहे हो, किसी एक ही में भर रहे हो तो आपकी फीस रहने वाली है 450 रुपए, अगर आप सिंगल किसी में भरते हो। और अगर आप DLED एवं DLED संस्कृत, मतलब हुआ सामान्य में भी भर रहे हो और संस्कृत में भी भर रहे हो, अगर दोनों में भर रहे हो तो आपका फीस, जो आपकी फीस रहने वाली है वो फीस कितनी होगी, 500 रुपए। उसके बाद इन्होंने नीचे एक सीधा सा लाइन लिखी है कि हम जो है फीस है वो रिफंड नहीं करते हैं। तो अगर आपने गलती की हो तो आप ये मत सोचना कि गलती के कारण हमारे पैसा वापस आएगा, फॉर्म का पैसा वापस नहीं आता है, वो काउंसलिंग का पैसा होता है जो बाद में आता है। तो फॉर्म 500 रुपए या 450 रुपए अगर आपके गए हैं तो वो वापस नहीं आएंगे, और मैं जो फॉर्म भरूंगा तो मेरे ये पैसे जाने वाले हैं, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, इतना सा तो चलता है। ठीक है, आगे आता हूं मैं, आगे क्या दे रखा और देखो हमारी वेबसाइट पे है, ये भी ठीक है। दूसरा इन्होंने यहां लिखा है, आवेदक अपना स्वयं का सही और चालू मोबाइल नंबर भरें। मतलब ये है कि आपको सारा एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होगी वो सब मैसेज से ये भेजेंगे, तो मैसेज से भेजेंगे। तो अगर आपने मैसेज, ध्यान रखना ये पॉइंट, बहुत सारे ई मित्र पे क्या होता है, ई मित्र वाले अपना मोबाइल नंबर नहीं डालते, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं ना, आप बोलो मुझे याद नहीं है या पता नहीं घर पे कहाँ मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अगर उसने मोबाइल नंबर अपना भरा तो सारे मैसेज ई मित्र वाले के पास जाएंगे, इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर या अपने घर में मम्मी पापा किसी का मोबाइल नंबर वो ही भरना है, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे इन्होंने अब आ जाए है यहां पर जो पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है हर एक चीज। ठीक है, तो हर एक चीज में क्या लिखा है कि DLED जो है प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य निर्देश, अब आवेदन संबंधी निर्देश। तो आवेदन करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये सब ध्यान रखने के लिए यहां लिखा है इन्होंने कि एक तो आपका नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो होना चाहिए, रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज का, और अधिकतम उसकी जो साइज है वो कितनी होगी, 100 KB। अगर आपको खुद को आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा 100 KB कैसे बनाते हैं। और अगर माना कि आप नहीं कर रहे हो, ई मित्र पे जा रहे हो, तो ई मित्र वाले खुद बना देंगे। दूसरा, एक फोटो होगा, उसके बाद आपकी अंगूठा निशानी होगी।
ठीक है। तो अंगूठा जो है वो अंगूठे की जो साइज है वो फोटो में, वो फोटो कितना होना चाहिए 100 KB। फिर आप हस्ताक्षर भी करोगे, हस्ताक्षर वाला भी कितना है 100 KB। तीनों की साइज इन्होंने इस बार बराबर रखी है, वरना क्या होता है फोटो 100 का होता है और हस्ताक्षर 50 का होता था। अब इन्होंने तीनों के तीनों क्या रखे हैं सेम। उसके बाद फोटो जो है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि फोटो के फॉर्मेट होते हैं कुछ अलग अलग, आपको इन दोनों फॉर्मेट के हिसाब से चलना है, ठीक है। ऑनलाइन भुगतान के बाद आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात भी यदि आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप फॉर्म भर दोगे, पैसा भी दे दिया, और माना कि अगर जैसे आवेदन पत्र जो है वो प्रिंट जो नहीं निकल रही है, जो आपने भरा उसके प्रिंट नहीं निकल रही है, तो इन्होंने क्या बोला है, कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ऐसी किस्मत किसी की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, किसी की नहीं हो। रीजन क्या है, आप सोचो हेल्पलाइन नंबर कितने बिजी होते हैं, अपन फोन करते रहते हैं, ना तो आधी बार उठाते हैं, ना आधी बार तो लगता ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना, अच्छे से आप फॉर्म भरो तो उसमें प्रिंट निकल जाए बस। तो क्या बोला इन्होंने कि ये जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हो, सीधा सा है, पूरा डिटेल में नहीं जाऊं तो सीधा सा है कि यहां पर अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो इसका मतलब है आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बाकी इन्होंने साफ वही लिखा, प्रमाण पत्र आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो भी है समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। साफ साफ है, हर जगह वो बोल रहे हैं कि आप राजस्थान के होने चाहिए, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन मिलेगा आपको राजस्थान के हो तभी मिलेगा, ठीक है। अगर जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के मूल निवासी का उल्लेख नहीं है तो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित पत्र के अनुसार देना होगा, क्योंकि पहले ऐसे भी बनते थे सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हुआ नहीं आता था। तो इन्होंने साफ बोला है कि अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो आप अलग से एक फॉर्म मिलता है, वो वापस भर के उस अधिकारी के साइन करवा देना, ताकि आप राजस्थान के पात्र रहो और उस कैटेगरी के अंदर भी आओ। फिर उसके बाद एक पॉइंट है, वो है OBC का, ठीक है। OBC में दो चलता है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का क्या मतलब है वो ध्यान रखना। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दोनों में आदि के संबंध में जारी प्रमाण पत्र जो है, वो जारी प्रमाण पत्र यहां लिखा है क्या, 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और क्रीमी लेयर के अंदर जो है, क्रीमी लेयर में नहीं होने का शपथ पत्र, क्योंकि क्रीमी लेयर के अंदर कोई आता है जिसकी इनकम जो है वो ज्यादा है, वो क्रीमी लेयर में अगर आते हैं तो वो जनरल में आगे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो नहीं आने का शपथ पत्र का आपको प्रमाण पत्र आगामी वर्ष के लिए भी मान्य होगा। तो अभी अगर आप दोगे उनको तो वो अगले साल तक आपकी, क्योंकि 2 साल की डिग्री है तो अगले साल भी उसको वो मान्य रखेंगे, ठीक है। और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। अब इन्होंने 3 वर्ष क्यों बोला है, हो सकता है अगर कोई बच्चा फेल हो जाए या वहीं पर उस कोर्स में 1 साल उसका परीक्षा नहीं दे पाए तो 3 साल तक वो इसको मानेंगे कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये नया आप अगर बनवाया है, नहीं बनवाया हो तो आप बनवा लेना, क्रीमी लेयर OBC वाले जिनकी इनकम ज्यादा नहीं हो वो, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग मतलब EWS के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार मान्य होगा, क्योंकि ये ज्यादा पहले का नहीं है, EWS अभी लागू हुआ था, इसलिए आपका सर्टिफिकेट नया नहीं होगा, तो वो आपको नियमानुसार जो भी है वो बताना जरूर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या लिखा है, तो आगे यहां लिखा है जो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं या वरीयता अनुसार 51% सीटों पर अल्पसंख्यक कोटे, ये आपका जैसे कोई इससे कोई मतलब नहीं है, मान के चलो आप ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो इस पॉइंट को मैं यहीं छोड़ देता हूं, ठीक है। आप तो आगे बढ़ता हूं मैं। और यहां पर प्री डीलेड परीक्षा में वरीयता प्राप्त सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग शुल्क जमा कराकर, ये सब कब काम पड़ेगा, जब काउंसलिंग की बात आएगी तब मैं आपको अलग से वापस बता दूंगा क्या है। बस मेन पॉइंट जो है वो ये है, जो डार्क आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अच्छा मैंने यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, ये लिखा है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना, अपना बैंक खाता खुलवा देना। क्या होगा, आप अभी एग्जाम दोगे और एग्जाम देने के बाद आप तो पास होंगे, ये मैं आपको जो है ऊपर वाले को बोल दूंगा कि जो भी ये देख रहा हो वीडियो, इन सब बच्चों को, और जो नहीं देख रहा हो इन सब बच्चों को इस परीक्षा में पास करा देना बस, ठीक है। तो जन्माष्टमी है तो कान्हा से मैं जरूर बोलूंगा,
अब आते हैं कि मैंने यहां पॉइंट क्या बोला, अपना खाता। क्या होता है, जब काउंसलिंग कराओगे तो आपको पहले पेमेंट देना पड़ेगा, और पेमेंट देने के बाद माना कि फाइनल किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके नंबर बहुत कम आ गए, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका जो पैसा काउंसलिंग में दिया है वो वापस आएगा। लेकिन वो आएगा कहां पर, उसके लिए आपको अपना खाता खुलवाना है। तो बैंक में जाके अपना खाता खुलवा देना, और बैंक कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि आपके घर के आसपास हो तो ज्यादा अच्छा है। तो वहां पर आप अपना खाता जरूर खुला देना, ठीक है। उसके बाद ये खाता जो खुलाओगे तो उस समय क्या है, वो मांगेगा आपसे बैंक का नाम, IFSC कोड, ठीक है। IFSC कोड आता है, वो कोड आपको वहां मांगेगा, तो इसलिए खाता जरूर खुला दें। अगर खाता नहीं है तो अच्छा, नया मत खुलवाना। अगर आपके नाम का खाता है जनधन योजना या कहीं उस समय खुलवा दिया हो आपने, वो इनफ है, वही चल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं कि एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको जो परीक्षा होगी उससे 7 दिन पहले जारी होंगे, तो एडमिट कार्ड जो है 7 दिन पहले आएंगे। कहां आएंगे, पंजीयक.pre.dled.in इस साइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और मैं आपको उस समय बता दूंगा कि कब आपके यहां पर एडमिट कार्ड आए हैं, ठीक है। परीक्षा में आपको जाना है तो आधा घंटा पहले आपको टाइम पर पहुंचना होगा, ठीक है। बाकी सब आपको दे रखा है कि OMR सीट आएगी, और गलती नहीं करें, एक गोले ही भरें, दो गोले ना भरें, ये सब आप अच्छे से पहले से जानते ही हो। फिर आता है सबसे मेन पॉइंट, वो है ये, ठीक है। सबसे मेन है कि परीक्षा जो होगी उसका पाठ्यक्रम, मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या रहेगा, वो ये है। तो परीक्षा का कैसे पाठ्यक्रम रहेगा, तो देखो प्रश्नों की संख्या सबसे पहले 50, वो है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी मतलब पूरा रीजनिंग का पार्ट जो रहेगा वो रहेगा 50 क्वेश्चन का, और वो कितने नंबर का होगा, 150, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का है, 3-3, तो 50 क्वेश्चन 150 नंबर। राजस्थान की सामान्य जानकारी, तो राजस्थान की सामान्य जानकारी जो है 50 क्वेश्चन 150 नंबर। शिक्षण अभियोगिता, टीचिंग एप्टीट्यूड जो रहेगा 50 क्वेश्चन यहां पर 150 नंबर के। उसके बाद है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में क्या रहेगा, जो सामान्य से फॉर्म भर रहा है, तो सामान्य से फॉर्म भरने का मतलब हुआ आप एक इंग्लिश सॉल्व करोगे और एक आप क्या सॉल्व करोगे, हिंदी। और जो है संस्कृत से फॉर्म भर रहा है तो वो आप करोगे एक तो इंग्लिश और आप करोगे संस्कृत, ठीक है। ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई है। क्वेश्चन कितने आएंगे, इंग्लिश सबको करनी है, भले आप सामान्य से भरो या संस्कृत से भरो, इंग्लिश सबको करनी है। तो 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 60 नंबर के। उसके बाद हिंदी है तो हिंदी करना, और अगर संस्कृत है तो संस्कृत करना। 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। तो यहां पर क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों, 50 50 50 और 50, मतलब क्वेश्चन कितने हो गए, 50 50 के 4 सेट, मतलब 200 क्वेश्चन हो गए। कितने नंबर के हुए, 150 150 300 450 और 150 कितने हुए, 600। 200 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये हो गए 600। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आपको पता हो गया होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके जो नंबर आते हैं ना, वो कभी ऐसे नहीं आते हैं कि 0, गलत होने पर 0 नहीं होता है। अगर आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है तो आपके 3 नंबर आएंगे। अगर आपका ठीक ठाक सही है, मतलब इतना भी एकदम परफेक्ट नहीं है, तो आपके 2 नंबर आएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा अंदेशा लगा है, मतलब थोड़ा सा आइडिया लगा है, तो आपको 1। और अगर कुछ नहीं आता, आपने बिल्कुल ही अपोजिट जाके आंसर दे दिया, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट विपरीत जाके आंसर दिया है, तो आपका क्या आएगा, 0। तो टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे अच्छा पार्ट होता है, ये आपको 100% करना ही करना है, क्योंकि अगर कहीं तुक्के भी लगाओगे ना तो तुक्के से भी नंबर आएंगे इसमें। तो ये था, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे यहां पर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो इंग्लिश भाग है वो सभी आवेदकों को इंग्लिश तो करना ही करना है, आवश्यक है, फिक्स है, ठीक है। और संस्कृत वालों को संस्कृत करनी है, ये सब आप जानते हो, ये सब मैंने आपको यहां पर बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, और दोनों चयन किया। ये देखो एक पॉइंट और है, जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सामान्य एवं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत, तो सामान्य में भी है और संस्कृत दोनों अगर भर रहा है तो दोनों का चयन करते हैं, उन्हें उपखंड सेकंड में संस्कृत का भाग करना होगा। तो जो दोनों भर रहे हैं कि भाई मैं तो प्रारंभिक भर रहा हूं, वो भी भर रहा हूं, तो आपको क्या सॉल्व करनी है, संस्कृत, ठीक है। यहां पर इन्होंने ये पॉइंट लिखा हुआ है। अब आते हैं कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शनल होंगे, ये सब आप जानते हो। फिर उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने कि गोले को काला या नीला करना होगा, ठीक है। एक ही जगह दो गोले मत बना देना, ये भी लिखा है। जांच कर ले, ये एग्जाम के टाइम की बात है कि आपको क्या ध्यान रखना है, ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। एग्जाम देने जाओगे उससे पहले ये सारी चीजें मैं आपको उस समय बता दूंगा। फिर है कि सबसे मेन पॉइंट है कि ये आप जो चप्पल मिलती है मार्केट में, कौन सी, ब्लूटूथ वाली, तो ब्लूटूथ वाली चप्पल वगैरह ऐसा कुछ मत खरीदना, क्योंकि यहां पर एक बार अगर आपके ऊपर कार्रवाई हो गई तो आप जानना आप जिंदगी भर आगे किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। और फिर क्या लिखा है कि 3 साल कारावास का जो यहां पर प्रावधान भी है, और जुर्माना अलग से भी हो सकता है, और चाहे तो दोनों चीजें भी हो सकती है। तो इसलिए इस तरह की हरकत एग्जाम में मत करना, और खास करके एसटीसी में तो मत करना प्लीज, क्योंकि एसटीसी एक ऐसा एग्जाम है जो आप निकाल लोगे।
ठीक है, किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज नहीं ले जानी। अब आता है सिलेबस। तो अब है इसमें सिलेबस कि सिलेबस में क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में क्या रहेगा, पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा है। सबसे पहला पार्ट है मेंटल एबिलिटी का, मानसिक योग्यता का। और मेंटल एबिलिटी में पार्ट तो क्या है, तो रीजनिंग जो है, अब रीजनिंग, तार्किक योग्यता, लॉजिकल जो एबिलिटी है आपकी, वो सब इसमें आने वाली है। उसके बाद एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है क्या, समानता ढूंढना, ठीक है। तो समानता क्या है, जैसे कि माता पिता, तो मम्मी और पापा, पति पत्नी का रिश्ता है, तो दूसरा पति पत्नी का रिश्ता और किसमें है, ये एनालॉजी। फिर है डिस्क्रिमिनेशन, विविधीकरण, मतलब बोले तो क्लासिफिकेशन, अलग अलग करना, कि 4 शब्द दे देंगे आपको, इन 4 शब्दों में अलग कौन सा है, जैसे आ गया फल, आ गया टमाटर, आ गया अमरूद, आ गया, इस तरह से आपको 4 नाम देंगे। फिर उसके बाद है रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन का मतलब ये नहीं होता ओनली रक्त संबंध, रिश्ता टॉपिक रक्त संबंध तो है ही है, लेकिन और भी पार्ट जो होंगे रिलेशन वाले, रीजनिंग वो सब आएंगे। उसके बाद आता है एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब हो गया विश्लेषण। अब विश्लेषण में क्या आता है, तो कथन निष्कर्ष भी आता है, कथन प्रभाव भी आता है, कथन कारण भी आते हैं, तो इस तरह के सवाल भी वो देंगे। फिर है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग मतलब वेन आरेख वाले जो आपके पार्ट हैं वो सब भी आने वाले हैं। और उसके बाद वेन आरेख का ही अगला पार्ट होता है, कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ गधे जो हैं होशियार है, वो वाले पार्ट वो सब आएंगे। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सामान्य जानकारी, उसमें क्या आने वाला है, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटिकल आएगी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। फिर लिटरेचर जो है, साहित्य पक्ष, साहित्य पक्ष भी दे रहे हैं, इकोनॉमी का पार्ट भी आएगा, ज्योग्राफिकल का पार्ट भी आएगा। फिर फोक लाइफ मतलब लोक जीवन, लोक देवता, ये जो आप पढ़ते हो लोक देवियां, वो सब। सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पक्ष क्या है वो। टूरिज्म एस्पेक्ट, पर्यटन में क्या है, कहां पर पर्यटन ज्यादा आते हैं, कौन सा पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, कहां पर्यटन अभी सबसे ज्यादा आए थे, इस तरह से रिलेटेड जो भी होगा वो सब आएंगे। उसके बाद आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये अपनी बात पहले हो गई है। शिक्षण अधिगम वगैरह, ये नेतृत्व गुण क्या होते हैं। अब शिक्षण अधिगम नेतृत्व गुण मतलब क्या है, आप क्लास में मॉनिटर अगर बनाओगे तो किसको बनाओगे, अगर आप टीचर हो तो मॉनिटर कौन से बच्चे को बनना चाहिए, अगर आप क्लास में टीचर हो तो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप उसे कैसे रिएक्ट करोगे, ये सब चीजें आपको यहां पूछेंगे वो, ठीक है। फिर आगे यहां पर व्यापक मूल्यांकन करना है, तो आप मूल्यांकन कैसे करोगे। कोई बच्चा जैसे एग्जाम में कम बोल पा रहा है और वो आपसे डर रहा है, तो आप उसे कैसे मूल्यांकन दोगे, ये सब चीजें, इस तरह के सवाल आपको यहां पर पूछे जाएंगे। अब है यहां पर लैंग्वेज एबिलिटी, भाषा योग्यता। तो भाषा में क्या पूछने वाले हैं, तो इंग्लिश। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, नरेशन, यहां से प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, ये इस टाइप के जो आपका सिलेबस है वो पूरा यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से एक बार रीडिंग जरूर कर लेना कि कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है। उसके बाद संस्कृत। अब संस्कृत में, संस्कृत जिनके संस्कृत है आप लोग देख लेना, 90 नंबर का पार्ट है। और क्या लिखा है, केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत ऑप्शन भरेंगे उनके लिए ये रहेगा, और जो संस्कृत नहीं भरेंगे उनके लिए हिंदी और इंग्लिश फिक्स है, कंपल्सरी रहेगी। और इंग्लिश तो सबको करनी है, ठीक है। तो यहां पर ये अथवा लिखा है, मतलब या तो ये करना है या ये करना है। हिंदी में क्या आने वाला है वो भी देख लेना, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये आपको यहां पर सब सिलेबस में करना है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बस यहीं पर ये समाप्त हो जाता है। 9 पेज का नोटिफिकेशन दिया था मैंने, एक एक लाइन आपको पढ़ के समझाई है कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। अब आज जो है, आज रात्रि बोले तो 19 अगस्त को रात को 8:30 बजे मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, कहां गलती नहीं होगी, ये पूरा आपको मैं समझाऊंगा अपना खुद का फॉर्म भर के, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं 8:30 बजे। और आप ये वीडियो जो है सबके साथ शेयर जरूर कर देना। रीजन क्या है, जो बच्चा इस तरह से सीखना चाहता है कि मेरी गलती नहीं हो या पूरा नोटिफिकेशन क्या आता है, उनको ये शेयर जरूर कर देना, ताकि वो पूछते नहीं फिरे अरे यार किसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के रिजल्ट तक आपके साथ बना रहूंगा। आज नोटिफिकेशन आया है, अब मैं आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा, फिर काउंसलिंग करना सिखाऊंगा, एक एक पॉइंट में आपके साथ हूं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक का बटन प्रेस कर देना। ओके बाय, जय हिंद। अब गलती मत करना।